रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम उर्दू क़वाइद में रुमूज़ व औक़ाफ़ सीखेंगे। हिस्सा क़वाइद का हिस्सा है ये। रुमूज़ व औक़ाफ़ हम रोज़मर्रा गुफ्तगू में आमतौर पर बातचीत में और तहरीर में इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से हमें उर्दू पढ़ना और लिखना आसान हो जाता है, उसको समझना आसान हो जाता है। रुमूज़ व औक़ाफ़ का मफ़हूम। रुमूज़ लफ्ज़ रम्ज़ की जमा है जिसके मानी इशारा के हैं, और औक़ाफ़ लफ्ज़ वक़्फ़ की जमा है जिसके मानी ठहरना या रुकना है। रुमूज़ व औक़ाफ़ से मुराद ठहरने के इशारात या अलामात हैं। ये अलामात जुमले का मतलब बेहतर तौर पर वाज़ेह करने के लिए तहरीर के दौरान इस्तेमाल की जाती हैं। इनकी मदद से पढ़ने वाला इबारत को रवानी और आसानी से समझता चला जाता है। चंद मशहूर अलामात वक़्फ़ दर्ज झेल हैं। सबसे पहली अलामत ख़त्मा। ये अलामात एक पूरे जुमले के ख़ात्मे पर एक छोटी सी लकीर की सूरत में लगाई जाती है, जहाँ कुछ देर ठहरना होता है। इबारत एक जुमले को दूसरे जुमले से जुदा करती है। इसे वक़्फ़ कामिल या अंग्रेज़ी में फुल स्टॉप भी कहते हैं। मसलन, आज खूब बारिश हुई, इसीलिए मौसम बड़ा खुशगवार है। आज मेरी आँखों में दर्द है, ऐसा लगता है आज शोबे चश्म हो जाएगा। आइए बच्चों, दूसरी तरफ चलते हैं। दूसरा रम्ज़ है सवालिया या इस्तिफ़हामिया निशान। सवालिया निशान की अलामत लगी हुई है साथ में, उससे आप समझ जाएंगे ये किस तरफ इशारा है। ये अलामत सवालिया जुमले के आखिर में लगाई जाती है। इस अलामत के इस्तेमाल से एक आम जुमले और सवालिया जुमले में फ़र्क वाज़ेह हो जाता है। इन जुमलों में सवालिया निशान इस्तेमाल करना ज़रूरी होता है, जैसे क्या आप कराची जा रही हैं? आपको कौन सा फल पसंद है? आइए आगे चलते हैं। अगला वक़्फ़ है सक्ता। सक्ता यानी कौमा। ये छोटा सा और मुख्तसर वक्फ़ा होता है जिसमें हल्का सा तवक्कुफ़ करके आगे बढ़ जाते हैं। इसको अंग्रेज़ी में कौमा कहते हैं। इसके इस्तेमाल से इबारत की सही तौर पर वजाहत हो जाती है, जैसे कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर और कोयटा पाकिस्तान के मशहूर शहर हैं। कौमा सक्ता हमेशा दो चीज़ों के दरमियान लगाया जाता है, और जब और आ जाए तो उसके बाद कौमा की गुंजाइश नहीं रहती। अगली हेडिंग पर आ जाइए। अगली हेडिंग है तफसीलिया, यानी दो डॉट के बीच में एक ख़त्मा की सूरत में यह अलामत बनती है। यह अलामत किसी चीज़ की तफसील या वजाहत के लिए इस्तेमाल होती है, जैसे वर्जिश के दर्ज झैल फ़वाइद हैं, इसके बाद आपने दो डॉट लगा के और बीच में ख़त्मा लगा दिया है। अब फ़वाइद इसके बाद हम दर्ज करते चले जाते हैं। इसी तरह इसकी एक और मिसाल है, इल्म के बेशुमार फ़वाइद हैं। मसलन के बाद आपकी बात ख़त्म नहीं हुई है, जारी है, तो हम तफसील बाकी है। जहाँ तफसील बाकी हो, वजाहत बाकी हो, ऐसे मौके पर तफसीलिया की अलामत लगाई जाती है। इससे अगली अलामत है कौसैन। कौसैन में आप इन्वर्टेड कॉमास डालते हैं किसी ख़ास बात की तरफ। देख लीजिए वो क्या होता है। कौसैन या ख़ुतूत वहदानी में इबारत के ऐसे हिस्से लिखे जाते हैं जो इबारत में तो आ जाए लेकिन इबारत से उसका ताल्लुक़ ना हो, बल्कि हवाले के तौर पर उसका ज़िक्र आए। जैसे कि अवाम ने उसे, अब यहाँ पर बात ख़ुतूत वहदानी के अंदर आई हुई है जो ज़रूरी नहीं है, लेकिन उसको शामिल करने से अगला जुमला समझ में आ जाता है। अवाम ने उसे अगरचे वो नाअहल था अपना नुमाइंदा चुन लिया। असल जुमला तो है अवाम ने उसे अपना नुमाइंदा चुन लिया, लेकिन जिसे अपना नुमाइंदा चुना है वो इसका अहल भी था या नहीं था, ये एक एक्स्ट्रा बात है जिसकी इबारत में ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन उसके शामिल हो जाने से हम उस शख्स के बारे में या किसी उस जगह के बारे में या उस शय के बारे में ज़्यादा वजाहत से समझ जाते हैं। तो ऐसी चीज़ों को ख़ुतूत वहदानी के अंदर लिखा जाता है। अवाम ने उसे अगरचे वो नाअहल था अपना नुमाइंदा चुन लिया। अब वावैन देखिए इन्वर्टेड कॉमास होते हैं। इन्वर्टेड कॉमास हम ख़ास बातों को लिखाते हैं। आप याद कीजिए क्लास में भी टीचर्स आपको इन्वर्टेड कॉमास के अंदर ख़ास जुमलों को या ख़ास लफ्ज़ों को या ख़ास हवाले को लगवाते हैं। तो देख लीजिए वो क्या होता है। ये अलामत किसी तहरीर का इक़्तिबास पेश करते वक्त या किसी का कौल लिखते वक्त शुरू और आखिर में लगाई जाती है। जैसे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अब जो इरशाद है वो इन्वर्टेड कॉमास में आ रहा है, तुम में से बेहतर वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। अगली तरफ आ जाइए। निदाइया या फुजाइया क्या होता है? ये अलामत किसी को आवाज़ देने या पुकारने के वक्त इस्तेमाल की जाती है।
اس علامت کو ایسے الفاظ یا جملوں کے آخر میں بھی لگایا جاتا ہے جن میں کسی جذبہ جیسے جوش، غم، نفرت، غصہ، تعجب، حیرت، خوشی، افسوس، خوف کا اظہار پایا جاتا ہو۔ مثلاً آہا بس آ گئی ہے، ہائے یہ کیا ہو گیا، خبردار اب ایسی حرکت نہ کرنا۔ اگلی علامت ہے علامات شعر۔ یہ علامت عبارت میں کسی شعر کا حوالہ دینے کے موقع پر شعر کے شروع میں لگائی جاتی ہے۔ دیکھیے اس کی مثال کیا ہے۔ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ یہ علامہ اقبال کا شعر ہے اور شعر کے شروع میں جو علامت لگائی گئی ہے وہ شعر کے لیے لگائی جاتی ہے۔ اگلی رمز ہے علامت مصرع۔ یہ علامت عبارت میں کسی مصرع کا حوالہ دینے کے لیے استعمال ہوتی ہے، جیسے کس شعر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے۔ آخر علامت تخلص۔ یہ علامت شعر میں، پیارے بچوں آپ نے اکثر یہ دیکھا ہوگا کسی غزل کے آخر میں یہ علامت آپ کو عام طور پہ نظر آ رہی ہوتی ہے۔ جب آپ لوگ اپنی درسی کتب پڑھ رہی ہوتی ہیں، ان میں غزلیں یا نظمیں یا حمد یا نعت پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آخر میں شاعر کا نام بھی آ رہا ہوتا ہے اور اس کے اوپر یہ علامت نظر آ رہی ہوتی ہے آپ کو۔ اب دیکھیں اس کی تعریف کیا ہے۔ یہ علامت شعر میں شاعر کے تخلص کے اوپر استعمال کی جاتی ہے، جیسے اسد اللہ خان غالب، غالب ان کا تخلص ہے۔ الطاف حسین حالی، حالی تخلص الطاف حسین کا۔ پیارے بچوں آپ کو یہ تمام رموز و اوقاف امید ہے کہ سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ اس سے آپ کو انشاءاللہ تحریر اور تقریر میں اور پڑھنے میں بھی آسانی ہوگی۔ اگلی کلاس تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ، شکریہ۔